आपको बना हुआ मिलेगा। अच्छा। जो रिएजेंट 1 ए और बी का मिक्सचर होता है वो वर्किंग रिएजेंट वो आपने लेना है 1 ml से। उसके बाद 100 माइक्रोलीटर लेना है सैंपल। उसे फिर क्या करना है वाटर बाथ में आपने 37 पे रखना है टेम्परेचर लेना है। उसके बाद आपने सेक करना है। ठीक है समझ आ गया। यस। सेम है सारे सेम है बस हम लोग को वैल्यू बताना चाहिए कि क्रेडिट कितना लिए तो है कितना सिंपल नॉर्मल वैल्यू होती है 0.5 से 1 फीमेल यस। 1.5 1.2 अब आप लोगों में से कौन करेगा? सरमद और हुसैन दोनों पीछे हो जाओ। आप बाकी सब देख लो ठीक है। ठीक है। ये इसी तरह होता है ये वर्किंग रिएजेंट है। पहले क्लीन करना है कोविड क्लीन करने के बाद क्या लेना है? क्लीन है हाँ ठीक है 1 ml रिएजेंट लेना है टेस्ट ट्यूब से। एक ड्रॉपर। हाँ वो वही ड्रॉपर से 1 ml है ना रिएजेंट येलो वाला। आप इस ले लो। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब माइक्रोलीटर से 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा लेना है 100 सेट करना है माइक्रोलीटर पे। हाँ प्लाज्मा बाद में वो सैंपल पड़ा ये सैंपल ऊपर लिखा है 100। ये स्टेप 2 भी हो गया है। अब मिक्स करना है वेल और फिर इनक्यूबेट करना है। हाँ इनक्यूबेट करना है। ये भी इधर से माइक्रोलीटर इनक्यूबेट। ये हमारा 4th स्टेप है इनक्यूबेट। स्विच ऑन कर दी केमिकल एनालाइजर इनक्यूबेट हो रहा है। वो अगर ड्रॉपर की निप लगा वही साइड पे आ जा। नहीं वो ठीक है इस साइड पे आओ ना। हाँ लड़कियां इधर कर रही हैं। अरे नहीं वो उधर ये रखा है एंगल। यार आप एमबीबीएस छोड़ो अभी छोड़ो इसको दबाना ना। और ये रोटेटर भी है रोटेटर से आप सेट करते हो और वहीं से आप सेट करते हो। मैम ये जो ब्लू वाला है ये हमने किसके साथ लगाने थे? 1000 वाले के साथ। अच्छा ये 100 वाला है ना तो इसके साथ ये लग गया। ले लो सैंपल। चलो 100 वाले हाँ अभी सैंपल ले रहे हैं ना माइक्रोलीटर से। ये सैंपल ड्रॉप कर दिया इसने अंदर। अभी अंदर आ गया। अब इसको उसके अंदर ड्रॉप कर दो। अब इनक्यूबेट करना है। और यहाँ से भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपने डुबोना है। आप इनक्यूबेट करो उसने कर लिया। आप इधर डालो डाल दो। हाँ हाँ बस ये 37 पे हो जाएगा। निकाल लिया हो गया उससे तो। अच्छा तो अभी क्या किया था? कोविड क्लीन किया 1 ml ड्रॉपर से डाला 100 माइक्रोलीटर भी डाल दिया वेल करके अब इनक्यूबेट पे रख दिया। अब केमिकल एनालाइजर में डालना है। ये हमारे पास इनक्यूबेटर है इसके अंदर हम ये सैंपल डालते हैं। ये डालें सैंपल ये 37 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको इनक्यूबेट करें। पहला स्टेप क्या लिया था? कोविड क्लीन किया ड्रॉपर से 1 ml रिएजेंट डाला फिर माइक्रोमीटर से 100 है तो उसका क्या हमने ब्लू टिप नहीं लगाई ना। ब्लू टिप नहीं लगाई। 1000 माइक्रोमीटर का ब्लू टिप लगती है येलो टिप लगती है। 100 से माइक्रोलीटर से हमने सेट करके वो वैल्यू डाल के इसके अंदर डाल दी। उसके बाद हमने इसको इनक्यूबेट कर दिया। आ जाओ। नहीं डुबो के रखो। वो जो केमिकल एनालाइजर है इसकी जो ट्यूब है इसके अंदर सैंपल डुबो के रखना है। वो जब तक ब्लू लाइन जो है ना वो पूरी आगे तक ना चले। हाँ तो यहाँ पर आप absorbance से यहाँ पर concentration देंगे, ठीक है। अब्जॉर्बेंस के आगे क्या चीज़ आएगी? हाँ यहाँ पर concentration कंसंट्रेशन। ठीक है बस फेंक दो। अब ये केमिकल एनालाइज हो जाएगा। देखिए आपकी नोटबुक में नॉर्मल कंसंट्रेशन है वही और नेक्स्ट टाइम जैसे आप जो भी वैलेंट ले रहे हो आप सैंपल ले लो आप सैंपल के साथ परफॉर्म करें। ये तो आर्टिफिशियल सैंपल है ना आपके ओरिजिनल ब्लड सैंपल से हम लोग परफॉर्म करेंगे। ये हो गया चलो। लेकिन प्रॉफ में मैम अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया फिर क्या होगा? क्या रिजल्ट पॉजिटिव आ गया फिर क्या? हॉस्पिटल भेजेंगे आपको। हैं क्यों पॉजिटिव किसका आना है? अगर हाई है तो फिर देगा ना बुखार। मैं करवाऊँ।
ठीक है। अच्छा मैम प्रॉफ के अंदर तो ये यही वाला सैंपल यूज होता है ना, मैंने स्ट्रेस बस बताने होते हैं ना, कंसंट्रेशन बस बंदे को याद हो। मैम यहाँ Question- यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आई है वो बताओ ना आप, मतलब वो नॉर्मल नहीं वो तो आ ही नहीं रही। हाँ वो नहीं ये तो शायद इसमें आ जाए ना, वैसे तो नहीं आती ना, मतलब वैसे फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू कोई और याद की होती है तो कोई और आ रही होती है। तो वो कहेंगे ना कंसंट्रेशन क्या आई है, मैम कम हो गया तो इसका मतलब क्या है? नहीं या मैं कम हो जाए तो कम ज़्यादा वो उसमें वेरिएशन 0.01 वैल्यू है ना सारों की कंसंट्रेशन। के हाथ में रखते हो मतलब अच्छा शर्मा इधर आओ। कम है फिर इसका मतलब क्या है? इधर तो लिखा है नॉर्मल 0.7 से 1.2 मेल्स में होनी चाहिए। ये आपका सैंपल नहीं है ना, अच्छा, artificial sample है, आपको प्रोसीजर आना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा मैम एक अगर कोई प्रोविजन क्लीन कोई कोविड को क्लीन किया, ठीक है, उसमें ड्रॉपर्स 1 ml डाल दी रिएजेंट, उसके बाद फिर हमने वो 100 माइक्रोलीटर तो ब्लू वाली टिप नहीं यूज़ की, दूसरी टिप यूज़ करके सैंपल सक करके उसके अंदर डाल दिया, जो वर्किंग रिएजेंट जहाँ डाला था मैंने, उसके बाद इनक्यूबेट कर दिया, इनक्यूबेटर के बाद इसकी जो केमिकल एनालाइजर इसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डुबोया और वो जो ब्लू लाइन है एक जो बॉक्स क्रॉस कर देगी, फिर हमने निकाल लेना सैंपल, उसके बाद फिर वो कंसंट्रेशन बता देगा, उसके बाद फिर हमने उसको नॉर्मल वैल्यूज़ की कंसंट्रेशन बतानी मेल और फीमेल की, बस ख़त्म। मैम इसमें तो सिलेक्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ वो सेट हुआ आपको, और अगर वो कभी कभार हमें वो कहे कि ये खुला हुआ होगा, आप उनसे पूछेंगे कि कौन सा टेस्ट है, तो आप उन्हें ऊपर से देख के बता देना ये क्रिएटिनिन है। हाँ CRE है क्रिएटिनिन, इसकी नॉर्मल वैल्यू बता दें, आपने बता देना, फिर कहेंगे परफॉर्म करें, फिर आपने परफॉर्मेंस ज़्यादातर वो आपको माइक्रोपिप्टिंग देख रहे होते, माइक्रोपिप्टिंग। अच्छा मैं माइक्रोपेपिटिंग में आप जब उसको यूज़ कर रही थी आपने आगे वाला हिस्सा दबाया था, उसका ऊपर वाला नहीं दबाया, वो क्या था? आपने कहा था सक उससे करता है। इससे सक करना है, इससे इजेक्ट करना है, इजेक्ट मतलब ये टिप निकल जाएगा, अच्छा वो जो गोल वाला ऐसा उसको हम दबाएंगे तो उससे सक होगा, उससे सक हो जाएगा, और उससे आगे वाले को दबाएंगे तो इजेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई? यस मैम ओके। तो इधर हमने ये सीरम क्रिएटिनिन का परफॉर्म किया है, अगर उसके ऊपर CREAT लिखा हुआ आ रहा होगा तो आपने समझ जाना कि क्रिएटिनिन का टेस्ट है। जो सारी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो तो 0.01 नहीं आती हैं, लेकिन आपको ये वैल्यूज़ नॉर्मल याद होनी चाहिए और ये स्टेप्स याद होने चाहिए। क्लीन कोविड रिएजेंट ऐड किया ड्रॉपर से, माइक्रोलीटर है, ब्लू 1000 वाला नहीं है तो इसलिए आपने वो दूसरा यूज़ करना है, ब्लू के अलावा वाली पेपर यूज़ करनी है। उसके अलावा आपने फिर इसको मिक्स करने के बाद इनक्यूबेट करना है, केमिकल एनालाइजर के अंदर डुबोना है और एस्टिमेशन करवा देनी है। और इधर आपको अच्छा तो ये हमारा आज लास्ट प्रैक्टिकल है जो रिकॉर्ड हो रहा है, और ये है एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन। इसमें हमने क्या देखा है, क्रिएटिनिन वर्ड से डिराइव हुआ फ्लैश, फ्लैश से क्या मतलब है, मसल जितना ऊपर नीचे होगा उतना ही क्रिएटिनिन जो है हमारा वो अफेक्ट होगा। तो जो बंदा ओबीस है जिसके मसल ज़्यादा है उसके अंदर क्रिएटिनिन ज़्यादा है, जो बंदा बहुत लीन है उसके अंदर क्रिएटिनिन कम है, तो ये पॉइंट याद होना चाहिए। दूसरा क्रिएटिनिन और क्रिएटिनिन दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा ये है कि क्रिएटिनिन जो होता है ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथिनिन से बनता है और इसका रिएक्शन होता है, आर्जिनिन और ग्लाइसिन मिलके GAA बनाते हैं, उसका क्या मतलब है, गोनाइडो एसिटिक एसिड, और ये प्रेजेंट होता है किडनीज और पैनक्रियास में, और जो GAA है वो फिर आगे कंबाइन करता है एस एडिनोसाइल मिथेनिन के साथ और वो बनाता है क्रिएटिनिन लिवर के अंदर इसकी स्टोरेज फॉर्म होती है। अब वो ATP लेके क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनाता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट इसकी वो एक्टिव फॉर्म होती है जो ये प्रेजेंट होता है मसल, ब्रेन और हार्ट में, ठीक है। तो ये इसकी स्टोरेज फॉर्म है, ये इसकी पावरफुल फॉर्म है मसल, ब्रेन और हार्ट में। और एक क्रिएटिनिन जो है ये यूरिन के अंदर स्क्रीट आउट होता है और बॉडी और यूरिन के अंदर इसकी वैल्यूज होती है कांस्टेंट होती है, जबकि मसल मास के साथ ये मेनली इफेक्ट होता है। इसका प्रिंसिपल रिएक्शन है जैफ रिएक्शन। इसमें क्या इसमें जो जैफ रिएक्शन होगा वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा तो अभी हमने सर्च भी किया, तो सर्च करने के बाद हमें ये पता लगा कि क्रिएटाइन जो है इसकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, और यूरिन में इसका जो टूटने के बाद ये जो फॉर्म होता है वो क्रिएटिनाइन बनता है और वो इसकी ये इनएक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट वाली फॉर्म है। तो बाकी मर्जी एक का हो या अलग अलग का हो, उससे कुछ नहीं होता, सर्च आप कर सकते हैं। बाकी प्रिंसिपल रिएक्शन है, प्रिंसिपल रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि पिक्रिक एसिड है। अच्छा तो जो हमने रिएजेंट लिए थे ना, 2 सोडियम पिक्रेट और सोडियम कंटेनिंग क्रिएटिनिन एंड NaOH, तो उसमें से सोडियम पिक्रेट में से सोडियम इधर आ गया NaOH की फॉर्म में, पिक्रिक एसिड आ गया, उसने क्रिएटिनिन के साथ रिएक्ट किया और क्रोमोजन बनाया। क्रोमोजन का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज रेड, और जितना ऑरेंज रेड बढ़ेगा उतना ही क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ेगी, वो हमें पता लग जाएगा। यानी क्रिएटिनिन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ऑरेंज रेड कलर ज़्यादा होगा, ये नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। ऑरेंज रेड इन कलर इंटेंसिटी ऑफ द कलर डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन। अच्छा स्टेप्स मैंने बहुत दफ़ा रिपीट कर दिए हैं। एक कोविड लिया, 1 ml से ड्रॉपर में डाला, 100 माइक्रोलीटर का जो माइक्रोलीटर है उसका जो ऊपर वाला है ढक्कन उसको दबाया तो वो सक करेगा, और उसका आगे जो बटन लगा उसको आप प्रेस करोगे तो वो इजेक्ट कर देगा, ठीक है। उससे आपने 100 माइक्रोलीटर सेट करके सैंपल ले लिए जो आपको दिया होगा, इनक्यूबेट करो और एस्टिमेशन वाली वैल्यू बता दो, ये नॉर्मल वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये होगा कि
रेट ऑफ रिमूवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑस्मी में बहुत ज़्यादा आते हैं। मैम ने बताया था ऑस्मी में ज़रूर आएंगे। ये पॉइंट्स कौन से हैं? वो ये पॉइंट्स हैं कि इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। रेट ऑफ रिमूवल ऑफ क्रिएटिनिन जो है प्लाज्मा से जो होता है वो किडनीज करती है, ठीक है। और इसकी दो वैल्यूज़ होती है, अनकरेक्टेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस और करेक्टेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। क्रिएटिनिन क्लियरेंस का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर से कितनी क्रिएटिनिन क्लियर हो गई यानी एक्सक्रीट हो गई है। अगर एक बंदा ओबीस, फैट और नहीं ओबीस, लीन और किडनी फेलर वाला नहीं है तो उसके क्रिएटिनिन करेक्ट करने का फार्मूला ये है कि करेक्ट मतलब अगर क्रिएटिनिन को उसकी देखनी है तो उसका क्रिएटिनिन यूरिन डिवाइडेड बाय प्लाज्मा मल्टीप्लाई बाय फ्लो पर मिनट, ये तीन चीज़ें आपको दे देते हैं और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उससे आपको करेक्टेड क्रिएटिनिन आ जाती है, अनकरेक्टेड है। अनकरेक्टेड मतलब ये हाँ ज़रूरत नहीं पड़ती करने की। और उसके बाद अच्छा तो अनकरेक्टेड क्रिएटिनिन का क्या मतलब था? करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अनकरेक्टेड क्रिएटिनिन का मतलब ये है कि हमने उसको करेक्ट नहीं किया हुआ, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो करेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो बंदा ठीक है। अब जो बंदा थोड़ा ओबीस है या लीन है या किडनी फेलियर है उसमें हमने जो ये वैल्यू निकालनी है ऊपर से फार्मूले से उसको 1.73 से मल्टीप्लाई करना, ये पॉइंट याद होना चाहिए, ऑस्पी में आता है। बाकी मैम ने कहा था कि 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का अगर इंक्रीज़ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी क्रिएटिनिन वैल्यू 1 है 0.1 नॉर्मल है और उसकी 2 आ जाए तो अगर एक इंक्रीज़ आ जाए तो उसका ये मतलब है 50% उसकी जो किडनी है वो कंप्रोमाइज़ होगी, ख़राब होगी। 50% इतनी बड़ी वैल्यू हमें पता लग रही है। और कोफिशिएंट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ रेज किस में होता है? ये सारे नेफ्रोटिस वाले जितनी चीज़ें हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रोपैथी, क्रोनिक नेफ्राइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जैसे स्टोन्स वगैरह, डिहाइड्रेशन और स्ट्रेनस एक्सरसाइज, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके मसल्स की आप मेटाबॉलिज्म तेज़ करेंगी उससे आपका इफेक्ट होगा और आपकी वैल्यू रेज हो जाएगी। और जो भी मसल मैस कम करेंगी जैसे मसल वेस्टिंग, स्टारवेशन, प्रोटीन टेक वो कम कर देंगी। अच्छा इसके क्वेश्चन क्या हैं? व्हाट इज़ क्रिएटिनिन? लीनियर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मसल और ब्रेन में होता है ज़्यादातर। फंक्शन का क्रिएटिनिन का फॉस्फोराइलेटेड है, एटीपी यूज़ करता है। और मैम ने ये भी बताया था कोई भी रिएक्शन जो एटीपी यूज़ करता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये पॉइंट। यूजिंग एटीपी और एंड यूज्ड एडीपी नाउ अगेन बिकम्स एटीपी इन द टीसीएस साइकिल इन नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट। द क्रिएटिनिन फॉस्फेट पूल विल फॉस्फोराइलेट। जी आप समझाएं इसका क्या मतलब? आंसर पॉज करो। क्रिएटाइन जो है ये हाई एनर्जी टिश्यूज सच एज ब्रेन और मसल्स में ये एनर्जी सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए पूल बनाता है। ये एटीपी से एक फॉस्फेट लेता है, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट बना के ये एक पूल बना के उधर एक्यूमुलेट हो जाता है और एडीपी जो जनरेट होता है वो वापस टीसीएस साइकिल में जाके फिर अपनी नॉर्मल स्टेट में चला जाता है जो एटीपी है। और जब भी मसल्स या ब्रेन में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट का पूल जो है वो रेडिली एनर्जी सप्लाई कर देगा, एक फॉस्फेट से बॉन्ड ब्रेक करके और एनर्जी सप्लाई कर देगा। अच्छा ये भी इन्होंने समझा दिया। मैंने की बात एक दफ़ा दोबारा रिपीट करो क्योंकि मुश्किल चीज़ है। इस पर इन्होंने शुरू में क्या लिखा है? इट इज़ फॉस्फोराइलेटेड, वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है यूजिंग एटीपी और यूज्ड एटीपी जो होता है वो जो दोबारा से एटीपी बन जाता है टीसीएस साइकिल में जाके रेस्टिंग स्टेट में। और जो क्रिएटाइन फॉस्फेट है वो पूल करता है, विल फॉस्फोराइलेट द क्रिएटाइन फॉस्फेट पूल, जो पूल बना हुआ क्रिएटाइन फॉस्फेट का वो फॉस्फोराइलेट करे एडीपी को एटीपी के अंदर ताकि वो इमीडिएटली एट द नीड ऑफ द टाइम वो अपनी एक्सरसाइज प्रोवाइड वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। तो देयरफॉर जो क्रिएटाइन है जो एक्टिव फॉर्म है वो इंश्योर करते हैं कि एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जा रही हो इन हाई एनर्जी टिश्यूज़ को, ब्रेन और मसल्स को। कैसे जा रही है वो ऊपर 2 लाइन्स में लिखा हुआ है कि वो किस तरह एटीपी को यूज़ करता है और जो बची हुई एडीपी होती है वो टीसीएस से एटीपी बना देता है और किस तरह जो क्रिएटाइन फॉस्फेट का जो पूल होता है वो फॉस्फोराइलेट करता है एडीपी को एटीपी के अंदर। तो इस तरह वो इंश्योर करते हैं कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जा रही है टिश्यूज़ और मसल्स को। और विच एंजाइम कैटलाइजेस दिस रिएक्शन? क्रिएटिनिन काइनेज सी के ऑल्सो क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ये इसको रिएक्शन करता है। तो इधर हमारा जो लास्ट ब्लॉक 4 का प्रैक्टिकल था एस्टिमेशन ऑफ द सीरम, ये वैसे गलत लिखा हुआ है तो ये तो एस्टिमेशन ऑफ द सीरम क्रिएटिनाइन, ये हमारा ब्लॉक 4 का प्रैक्टिकल ख़त्म होता है।